दोस्तों बायोलॉजी का सेशन है। बायोलॉजी के सेशन में हम कुछ डीप में कुछ प्रश्न करेंगे, 2 प्रश्न करेंगे, लेकिन 2 से तकरीबन हम उसके सभी तरह के प्रश्न जान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है क्वांटिटी में कराऊं तो 200-400 प्रश्न कराऊं औरों की तरह। उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, टिक मार दिया जाता है, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करते रह जाते हैं। तो उस तरह से जो हम पढ़ते हैं उससे आपको फ़ायदा नहीं होने जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न है वो डीपली पूछा जा रहा है। एक एक वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एक सेंटेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप उसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं रखते हैं तो वैसे क्या होता है ना कि भारत की राजधानी कहाँ पे है, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, आगरा, दिल्ली, बम्बई, जो भी ऑप्शन दे दी जाए, एक पे टिक मार दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन का जमाना गया। आपको हर चीज़ें आनी चाहिए, डीपली आनी चाहिए। उसमें किस तरह के क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, किस तरह से हम अपने तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आप एक क्वेश्चन देखें, उस पर 4 तरह से क्वेश्चन अपने आप से पूछें। अगर आपसे आंसर नहीं मिला है तो गूगल करें, बहुत सारे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप हैं, उस पर आप ढूंढने का प्रयास करें उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका ग्रोथ होता है। ठीक है, आप पढ़ने का तरीका बदलें, क्योंकि एग्जाम का तरीका बदल चुका है, तो आप अपना भी तरीका बदलें। आप पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो आप वहीं लैग कर जाएंगे। ठीक है, 1999 और 90 का जो एग्ज़ाम होता था, 2010 तक के जो एग्ज़ाम होते थे, वो सभी पुराने पैटर्न पे होते थे। अब क्या है कि कंप्यूटर का ज़माना है, आपको सिर्फ देख के क्लिक करना है। पहले पेपर पेंसिल से आप सोल्व करते थे, ठीक है, प्रश्न पे ही सोल्व करते थे, लेकिन अब ज़माना थोड़ा डिफरेंट है, तो आपके जो अप्रोच भी होंगे वो थोड़ा डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, एक क्वेश्चन था सेट में कि डीएनए का शुगर, डीएनए में शुगर होता है। ठीक है, तो डीएनए का शुगर क्या होता है? ठीक है, पेंटोज होता है, हेक्सोज होता है, ऑक्टोज होता है, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए थे। तो अगर हम पढ़ के निकल जाते हैं कि अच्छा उसका जो शुगर होता है डीएनए का पेंटोज होता है, दिमाग में बैठा लिया कि पेंटोज होता है, ठीक है, उस पर डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अगर वही क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि पेंटोज होता है, ठीक है, उससे कौन कौन से चीज़ जुड़े होते हैं, पेंटोज से क्या क्या जुड़े होते हैं, ठीक है, कहाँ पे बेस होता है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन एराइज कर सकता है। ऐसा तो नहीं है जो क्वेश्चन आया है वही उठा के एग्जामिनर फिर से रख देगा, उस पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे ही आपको तरीका बताएंगे कि पढ़ने का कैसे पढ़ा जाता है। एक क्वेश्चन देखा कि डीएनए का शुगर क्या चीज़ का होता है, पेंटोज का होता है, यानी कि पेंटोज होता है डीएनए का शुगर। तो अब देखते हैं उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आप देख सकते हैं फिगर, आप इधर देखें, मैं उधर समझाता हूँ कि क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये है क्या, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डीएनए 3 ग्रुप से बना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, इसी पे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, डीएनए में कितने ग्रुप होते हैं? ठीक है, 3 तरह के ग्रुप होते हैं। एक फास्फोरस का ग्रुप होता है जिसको कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर का ग्रुप जिस पे ये प्रश्न बना था। ठीक है, कि डीएनए में शुगर होता है वो कैसा होता है, पेंटोज होता है, हेक्सोज होता है, ऑक्टोज होता है, इस तरह से ऑप्शन दिए थे। तो 5 यहाँ पे है, 5 साइकिल, 5 एटम से मिलकर बना है ये साइकिल, तो इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। ठीक है, तो फॉस्फेट से बना है, शुगर से बना है, और यहाँ पे बेस से बना है, नाइट्रोजीनियस बेस है। ठीक है, ये नाइट्रोजन का बेस है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या कि डीएनए में कितने बेस होते हैं? 4 बेस होते हैं। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये क्या है? 4 बेस से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये जो बेस है, ठीक है, बेस मतलब छाल, ठीक है, जो ये बेस है, ठीक है, यहाँ पे कि आपसे पूछा जा सकता है डीएनए कितने ग्रुप से बने हैं। ठीक है, तो 3 ग्रुप से, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप और बेस। ठीक है, बेस कितने प्रकार के होते हैं डीएनए में होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप एक डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से देखे होंगे। ठीक है, इस तरह से देखे होंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? ठीक है, अब देखिए, ये वाला जो डंडा होता है, ठीक है, ये सांप है, ये रस्सी किससे बना होता है? ये बना होता है फास्फोरस और शुगर से। ठीक है, 3 पार्ट है, डीएनए का 3 पार्ट है, तो फास्फोरस और शुगर से मिलकर ये क्या बना है? रस्सी बना है। और ये जो बेस है इसके बीच होता है। ठीक है, इसके बीच बेस जुड़ा रहता है, और जो बेस जुड़ा रहता है, एक बेस दूसरे बेस से जुड़े रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एडेनिन जुड़ा है, थाइमिन से जुड़ा है, ठीक है, और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ा है। तो ये किससे जुड़े रहते हैं? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। देख सकते हैं आप, साइटोसिन गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, और एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, 1, 2, और एक में नीचे वाला फिगर में आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो बेस होते हैं किस तरह के बॉन्ड से जुड़े होते हैं?
हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसमें आपको बताना है कि इसके अंदर जो बेस होते हैं, बेस कौन कौन होते हैं आपको पता है, ठीक है। तो ये जो बेस हैं आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। वहां पे आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो रस्सी बनी होती है, यानी कि जो इसको कहते हैं बैकबोन, ये किस चीज का बना होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बैकबोन ऑफ डीएनए होता है वो किसका बना होता है, वो फॉस्फेट और शुगर का बना होता है, ठीक है। फॉस्फेट और शुगर मिलके बनाते हैं ये, ठीक है। और बेस इसके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, तो शुगर और बेस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, शुगर और बेस का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, NuClEOSIDE, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। एक प्रश्न बन सकता है कि न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, डीएनए में न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, तो शुगर और बेस के कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। टाइड और साइड, यहां पे अगर टाइड रहे, न्यूक्लियोटाइड कहे, तो न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, फास्फोरस, शुगर और बेस तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। लेकिन शुगर और बेस मिलकर क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोसाइड कहलाएंगे। और जो ये हेलिकल बॉडी बना रहता है, हेलिकल बॉडी में जो बैकबोन ऑफ डीएनए होता है वो किससे बना होता है, फास्फोरस और शुगर की वजह से बना रहता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, ये बीच में बेस होता है, और बेस कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। वो तरीका नहीं है कि 4 ऑप्शन दे दिए, एक मार दो उसके बाद आगे बढ़ो, दिमाग में गया भी नहीं क्या कैसा होता है, दिखता भी है कि नहीं, से उस पर प्रश्न बन सकते हैं। ये सभी चीज से आपको तो मतलब नहीं है, आपको तो बस 4 ऑप्शन चाहिए, उसमें से एक सही होनी चाहिए, ठीक है। तुक्का भी मारो, सही है, समझ में आए या ना आए। और ये प्रश्न ऐसे ही बनते हैं एग्जामिनेशन में, आपने देखा होगा प्री में, ठीक है। तो इस तरह से तो इतने क्वेश्चन आप डीएनए से याद कर लेंगे। याद क्या, आप समझ लेंगे तो आपके जो डीएनए से जो प्रश्न आएंगे वो आसानी से बन सकते हैं। आपने सिर्फ क्या किया होगा कि सिर्फ डीएनए में कौन से बेस पाए जाते हैं उसके बारे में याद किया होगा, ठीक है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, देखिए कहाँ पे पाए जाते हैं, किसके बीच पाए जाते हैं, उसके बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर नेम क्या होता है, ये सभी प्रश्न इससे बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, 16, 17, 18, यानी कि 16, 17 क्या डिनोट कर रहा है, उसका मास डिनोट कर रहा है। जनरली ऑक्सीजन का जो मास होता है कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। उसमें एक मास और जुड़ गया, ठीक है, उसका आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है, समरूप यानी कि समान एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। तो आइसोटोप जिसको कहते हैं समरूप। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, प्रेशर एक स्केलर बोले तो अदिश राशि, ठीक है। और इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स क्या होता है, एक एक चीज को आप समझते हुए चलिए। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। ये टाइम बहुत माइन्यूट होता है, कम होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश राशि में हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो सदिश ही आएगा, ठीक। तो ये सदिश राशि है। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स एक सदिश राशि है, ठीक, इसको कहते हैं संवेग, ठीक है। प्रेशर क्या है, प्रेशर एक अदिश राशि है। प्रेशर क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, देखिए कोई भी बॉडी को हम फ्लूइड में डुबाते हैं, फ्लूइड बोले तो लिक्विड और एयर दोनों, ठीक है। फ्लूइड और लिक्विड में अंतर है, ठीक है, फ्लूइड और लिक्विड में अंतर है। फ्लूइड जो बहने वाला होता है, हवा भी बहती है और पानी भी बहती है, तो फ्लूइड उसको बोलते हैं। और लिक्विड इज ए फ्लूइड, लेकिन ऑल फ्लूइड इज नॉट लिक्विड, समझ सकते। ऑल लिक्विड इज फ्लूइड बट ऑल फ्लूइड इज नॉट लिक्विड, समझ में आई बात। फ्लूइड मतलब क्या होता है कि जो बहता है, तो बहता तो हवा भी है पानी भी है, तो यानी कि फ्लूइड है वो। और लिक्विड सिर्फ पानी को हम कहते हैं, ठीक है। तो हम किसी बॉडी को फ्लूइड में डुबाते हैं तो उस पर सभी जगह से प्रेशर आती है। जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम फ्लूइड में खड़े हैं, हमारे चारों तरफ से प्रेशर पड़ रही है, ठीक है। तो इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। रक्त कणिकाएं सहित रक्त को प्लाज्मा कहते हैं तथा एंटीकोगुलेंट रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई होगी, मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए समझते कैसे। रक्त कणिकाएं किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लड कार्पसेल्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड कार्पसेल्स। तो ब्लड कार्पसेल्स कितने होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखिए रक्त कणिकाएं रहित रक्त को प्लाज्मा कहते हैं। सपोज इतना ब्लड आपके शरीर से निकाला गया, ठीक है, इतना ब्लड निकाला गया, तो क्या उसमें सिर्फ ब्लड है, नहीं, उसमें और भी चीजें हैं। रक्त में क्या होता है, रक्त जो आपसे रॉ निकाला जाता है उसमें क्या होता है कि ब्लड
कार्पसेल्स होते हैं और क्या होता है, प्लाज्मा होता है। यानी कि ये दोनों मिलके आपका रक्त बनाते हैं, ठीक है। तो रक्त कणिकाएं रहित, यानी कि अगर इसमें से ब्लड कार्पसेल्स हटा देंगे तो सिर्फ प्लाज्मा बच जाएगा, ठीक है। तो वही करा, रक्त कणिकाएं रहित रक्त को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो रक्त कणिकाएं ये हटा देंगे तो उसको कहेंगे प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, एक फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है। उसका क्या काम है, वो जो रक्त कणिकाएं होती है, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं रक्त के, कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उसको कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसको क्या कहता है, अपने अंदर सब्सटेंडेड रखता है। यानी कि यहाँ अगर पूरा प्लाज्मा है, ठीक है, ये प्लाज्मा है, ठीक है। अगर प्लाज्मा नहीं रहेगा तो आरबीसी यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी यहाँ पे नीचे आके बैठ जाएगा और यहाँ पे प्लेटलेट्स आके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो जब बैठ जाएंगे तो वो बहेंगे कैसे भाई, ठीक है। उनको बैठना नहीं है, उसको घुला रहना है किसी फ्लूइड में। तो जो ये प्लाज्मा पार्टिकल है पूरा, ठीक है, प्लाज्मा फ्लूइड है, उसके कारण ये जो है आरबीसी यहाँ पे रहते हैं, डब्ल्यूबीसी इस तरह से इसके अंदर घुले पड़े रहते हैं। वो बैठने नहीं देता है, प्लाज्मा इसको बैठने नहीं देता है, ठीक है। इसको प्लाज्मा बैठने नहीं देता। तो प्लाज्मा का यही काम है कि इसको सस्टेंडेड करना, ठीक है। और भी काम है, इसके पास प्रोटीन होता है जो कि इसको देता है, ठीक है, बहुत सारे काम है। लेकिन इसका मूल काम ये है कि इसको उसके अंदर ब्लड कार्पसेल्स को सस्टेंडेड रखना, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा भी क्या चीज़ से बना होता है। अब तो ये प्लाज्मा हो गया, ठीक है। अब प्लाज्मा भी दो चीज़ से बना होता है। जैसे ब्लड दो चीज़ से बना होता है, उसी तरीके से प्लाज्मा के भी दो बेटे, कौन कौन, एक पानी और एक खनिज, ठीक है। पानी और खनिज, ठीक है। पानी कितना है, देखिए पानी तकरीबन 95% है, ठीक है। और ये कितना है, खनिज कितना है, ये खनिज मतलब कि प्रोटीन जो भी हो, पानी छोड़ के जो भी मटेरियल होगा वो तकरीबन 5%, ठीक है। 5 से 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो इसमें ये घट जाएगा, ठीक है, ये पानी घट जाएगा, ठीक है, पानी घट जाएगा और ये खनिज है, ठीक है। अब देखिए जो ब्लड है, अगर हम 100 ml ब्लड लेंगे तो 100 ml ब्लड में जो उसके अंदर कणिकाएं होंगी, यानी कि ब्लड कार्पसेल्स होगी, वो 45% होगी। और ये प्लाज्मा कितना होगा, 55%, ठीक है। यानी कि हम 100 ml अगर ब्लड निकालते हैं आपके शरीर से, तो उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कितना ml निकलेगा, 45 ml निकलेगा। और उसके अंदर प्लाज्मा कितना होगा, प्लाज्मा कितना होगा, 55%, ठीक है। प्लाज्मा में कितना होता है, पानी 95%। अगर मान लिया कि कोई हम ब्लड निकालें, उसमें से भी प्लाज्मा हम निकाल दिए, प्लाज्मा 100 ml हो गया, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या होगा, पानी प्लाज्मा में कितना होगा, 95%, और अन्य चीज़ें कितनी होगी, 5%। अब दूसरा प्रश्न आता है कि जो प्लाज्मा होता है उसमें 3 मुख्य प्रोटीन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, उसमें होते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजीन, ठीक है। ये ब्लड को थक्का होने से बचाता है, ठीक है। ये ब्लड को थक्का होने से बचाता है। आपके शरीर में अगर ब्लड थक्का हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो फ्लो ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये फाइब्रोजीन, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोजीन हटा दे, ठीक है, तो उसको कहेंगे सीरम। वहीं यहाँ पे कह रहा है कि एंटीकोगुलेंट रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। यानी कि जो प्लाज्मा हमने निकाला, प्लाज्मा में से अगर एंटीकोगुलेंट, यानी कि हम फाइब्रोजीन हटा दें, एंटीकोगुलेंट क्या होता है, फाइब्रोजीन, अगर हम फाइब्रोजीन हटा दें तो उस प्लाज्मा को क्या कहेंगे, उस प्लाज्मा को हम कहेंगे सीरम, ठीक है। तो सीरम क्या होता है, एक प्रकार का प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सीरम और प्लाज्मा दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। ऐसा नहीं है। ऐसा कब है, जब प्लाज्मा से हम एंटीकोगुलेंट निकाल देते हैं तब हम उसको कहते हैं सीरम। तो यानी कि ऑल सीरम आर प्लाज्मा, ठीक है, ऑल सीरम आर प्लाज्मा बट ऑल प्लाज्मा इज नॉट सीरम। समझ में आई, ऑल सीरम, क्योंकि सीरम प्लाज्मा ही सही बना है, ठीक है। तो ऑल सीरम आर प्लाज्मा, लेकिन ऑल प्लाज्मा इज नॉट सीरम बिकॉज हेयर एंटीकोगुलेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। और ये तीनों प्रोटीन और सब्सटेंस मिलके प्लाज्मा के कितने परसेंट बनाते हैं, 6 to 8, और जो बाकी रहता है वो 95% पानी ही रहता है। जो ये 45% ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अच्छा, इसका रेशियो क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो क्या होता है, 600:1:40। यानी कि अगर 600, अगर आपसे हम कोई सैंपल निकालें, 600 आरबीसी का
कण है तो उसमें क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 होगा WBC का पार्टिकल और प्लेटलेट्स का 40 पार्टिकल्स हो गए। तो ये रेशियो है, ठीक है, RBC WBC और प्लेटलेट्स का। अब आते हैं इसके WBC के प्रकार। WBC के प्रकार क्या है, न्यूट्रियोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है, WBC के प्रकार हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, इन तीनों को, और इन दोनों को कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट इस वजह से क्योंकि ये दानेदार होते हैं, ग्रेन मतलब दानेदार, ठीक है, और इसको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। और सबसे बड़ा WBC के बारे में पूछा जाए तो ये क्या हो जाता है, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा WBC है, ठीक है। इस तरह से आप सीरीज बना के चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो जब आप समझ जाएंगे तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप देखेंगे इतने सारे जो मैंने पढ़ाए हैं उस पे से आप देखेंगे तो तकरीबन 2 से 4 पेज लग सकते हैं, अगर एक एक क्वेश्चन बना के हम दे तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो तकरीबन इसमें से 50 से 60 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप इसको रिलेट करके पढ़ना चालू करेंगे तो आप समझेंगे, ठीक है। आप समझेंगे तो आगे भी आप अनुमान से कितना क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि 1 mm क्यूब में, ठीक है, 1 mm क्यूब में कितने RBC होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं, 5 से 6 मिलियन, ये मेल में होते हैं। फीमेल में कितने होते हैं, 4 से 5 मिलियन, यानी कि आप कह सकते हैं 1 मिलियन घट जाता है 1 mm क्यूब में। अगर 1 mm क्यूब का सैंपल लेते हैं ब्लड का तो उसमें कितना होता है RBC 5 to 6 मिलियन। तो ये किस में होता है, मेल में होता है, फीमेल में इतना होता है, ठीक है। और 1 mm क्यूब को ही 1 माइक्रोलीटर कहते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 mm क्यूब को ही 1 माइक्रोलीटर कहते हैं। 1 माइक्रोलीटर मतलब 1 × 10⁻⁶ लीटर, ठीक है, ये होता है 1 माइक्रोलीटर बराबर, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 1 mm क्यूब में कितने प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। दिमाग तो घूरा रहता है हमेशा एग्जामिनर का, ठीक है। आप रट के गए RBC के बारे में और वहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में पूछ दिया। एग्जामिनर को पता है कि आप क्या याद करके जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपके दिमाग को घुमाने के लिए क्या पूछ देगा, वो WBC पूछ देगा कि 1 mm क्यूब में कितने WBC है ये बताओ, ठीक है। तो अगर आप याद नहीं किए हैं, ठीक है, अगर आप याद नहीं किए हैं तो भी आप बना लेंगे, क्योंकि आप दिमाग वहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। दिमाग वाले बच्चे का ही सिलेक्शन होता है आजकल, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे आप निकालेंगे, आप देखेंगे कि 1 mm क्यूब में 600, ठीक है, 600 क्या होता है, 600 RBC होता है, ठीक है, 600 RBC होता है। और हम जानते हैं कि 600 जब RBC होगा तो 1 होगा WBC, आंसर क्या होगा 1 WBC, ठीक है। और हम थोड़ा टफ करें कि अगर 1500 हमारे पास RBC है कोई सैंपल में तो WBC क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमको रेशियो पता है तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर 1500 है तो हमसे पूछा जाएगा कि WBC कितना होगा, ठीक है। तो 600 में 1 WBC होता है तो 1500 में निकाल लेंगे कितना WBC होगा। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछे, ठीक है, आप निकाल लेंगे अगर इस तरह से सीरीज से पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। आप रट्टाफिकेशन करते हैं, ऑप्शन से आप जाते हैं तो आप समझ सकते हैं सिर्फ ऑप्शन ही आपको बचा सकता है, आपको ये लॉजिक नहीं बचा सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इस पे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन रिस्पायरेशन रेट पे। पूछा जाता है कि जो नवजात होते हैं उनका रिस्पायरेशन रेट क्या होता है। रिस्पायरेशन रेट मतलब कि 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं, ठीक है। जैसे आप काउंट करते हैं, 1 बार लिए, ठीक है, 1 बार लेना और छोड़ना उसको 1 काउंट करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो कितना लेते हैं 1 मिनट में 30 से 60 के बीच। ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही लेंगे, रेंज है, ठीक है, कोई ज़्यादा भी लेते होंगे कोई कम भी लेते होंगे। तो जो नवजात बच्चे होते हैं यानी कि 0 से 6 मंथ के होते हैं, M4 मंथ है, तो वो कितना लेते हैं 30 से 60 के बीच, यानी कि 30 से 60 बार वो लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है। 6 से 12 मंथ के 24 से 30, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं बार, ये ईयर है, 22 से ईयर है, 1 से 5 वर्ष के बच्चे 20 से 30, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे वो बुढ़ापा की ओर जाएंगे वो घटना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे, अब इसके पीछे लॉजिक बनता है, अब तो रट लिया ये चीज़, लेकिन इस पे एग्जामिनर और भी डिफरेंट क्वेश्चन बना सकता है। वो बना सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा रिस्पायरेशन चाहिए, एडल्ट को कम चाहिए। एडल्ट को आप देख सकते हैं क्या है कि 12 से 18 है, इससे कई गुना है, यानी कि 18 × 54 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि बच्चे को ज़्यादा क्यों चाहिए, तो रिस्पायरेशन हम क्यों करते हैं, ये सभी क्वेश्चन आप अपने से पूछिए। रिस्पायरेशन क्यों करते हैं, हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जाके जलता है तब हमें एनर्जी मिलती है। तो बच्चे को कौन सी एनर्जी चाहिए भाई,
बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे तो बोझा ढोता नहीं है, बच्चे तो हल चलाता नहीं है, बच्चे तो उसमें कोई फिजिकल वर्क करता नहीं है, तो फिर इनको इतना रिस्पायरेशन क्यों चाहिए, इनको इतना एनर्जी क्यों चाहिए? ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इनको इसलिए एनर्जी चाहिए कि इनका जो बॉडी होता है वो डेवलपिंग फेज में होता है। तो डेवलपिंग फेज में होगा कोई भी चीज़, अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बच्चे में प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तभी हाथ पैर लंबे चौड़े होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ होगा, मेटाबॉलिक प्रक्रिया होगी, तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। मेटाबॉलिक प्रक्रिया में एनर्जी की आवश्यकता होगी। मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिक यानी कि बनने और बिगड़ने की क्रिया को हम मेटाबॉलिक कहते हैं। अंदर जो शरीर के अंदर रिएक्शन होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक क्रियाएं जो बच्चों में होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है इनिशियल स्टेज में, क्योंकि हर चीज़ उनका फॉर्मेट होते रहता है, हर चीज़ बढ़ते रहता है, दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ना चालू हो जाता है जब बच्चे पैदा लेते हैं, ठीक। तो उसके लिए मेटाबॉलिक प्रक्रिया के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कैसे आएगा? ऑक्सीजन से आएगा। तो ऑक्सीजन कैसे आएगा? जब हम सांस लेंगे, जब सांस ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी होगी। जैसे आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब आप दौड़ते हैं, ठीक है, तो आपका रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है, आप हांफने लगते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। वैसा क्यों होता है? वैसा इसलिए होता है क्योंकि आपको उस समय एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी तभी मिलेगी जब ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाएगा। इसी वजह से बच्चों में रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा होती है। समझ में आई बात? तो आप साइंस को डीप में पढ़ें। ऐसा नहीं है कि बस ऊपरी ऊपरी मारना चालू कर दिया। क्या होता है? ब्रश ऊपर ऊपर मार दिए, चिकना हो गया, ठीक है, अंदर से खोखला दिमाग है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।